राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द न्यूज़ फ्लिक्स भारत पर। दोस्तों, आज मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की एक बात से शुरू करूंगा और आधार भी हम उसी को बनाकर चलेंगे। तो पुष्पेंद्र जी कहते हैं कि कुछ हिंदू इस भ्रम में है कि मिटाए नहीं मिटती हस्ती हमारी। ठीक है। नींद से जाग कर देखो, कभी अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक फैली थी बस्ती तुम्हारी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के सनातनी हिंदुओं का कि उनके बीच में रहने वाले कुछ लोग सेकुलरिज्म का ऐसा चोला ओढ़े हुए हैं, या कह लीजिए कि जो मुसलमानी औरतें बुर्का पहनती हैं उन्हें सिर्फ अपना जो है मजहब दीन दिखाई देता है। तो वैसा ही बुर्का कुछ भारत के सो कॉल्ड सेकुलर लोगों ने पहन रखा है। अब उनमें से जीता जागता उदाहरण एक आपके सामने दे रहा हूँ। राहुल गांधी कश्मीर में 26 हिंदुओं को छोड़कर सीधे एक मुस्लिम के घर मिलने पहुंचे। 26 हिंदू परिवारों के आंसू नहीं दिखे, लेकिन एक मुस्लिम के घर बैठकर भाईचारा निभा लिया। तो ये जो भाईचारे वाला कॉन्सेप्ट, और राहुल गांधी ने वैसे भी कहा है कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये आतंकवादी हमला भाई से भाई को लड़ाने की साजिश है। अब आप समझिए, इसके पीछे का पूरा सार समझने का प्रयास कीजिए कि अब भी वो सिर्फ इस बात पर आमादा है कि उसने अगर धर्म पूछा तो उसका मकसद भाई से भाई को लड़ाना है। उसका मकसद ये नहीं है गजवाए हिंद, या वो भारत पर कब्जा करना चाहता है, या उसकी लड़ाई कश्मीर से ना। वो इस देश की अखंडता को तोड़ना चाहता है। ठीक। और ये देखिए, जिन लोगों का रोना चालू होना था वो रोना तो धीरे धीरे चालू हो ही चुका। जैसे मैं कुछ इसी तरीके के स्क्रीनशॉट लिए, किसने क्या कहा है उसी को आधार बनाकर आज अपनी बात पूरी करूंगा। और इन्हीं से हमें आने वाले समय में शिक्षा भी मिलेगी अगर ले सकें तो। ठीक। जिन्ना ने एक बात कही थी, अगर आज़ादी यानी बंटवारे के बाद जो भी मुसलमान हिंदुस्तान में रहेगा उसे हमेशा देशभक्ति का सबूत देना पड़ेगा। ठीक। ये तो बात इन्हें याद है कि जिन्ना ने ये बोला था। क्यों? जिन्ना की बात तो याद रहेगी। मुसलमान जो कहते हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, लेकिन किसी को ये याद नहीं कि संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था। और जिस देश का बंटवारा, जिस देश को बनाया ही अपने आप में शायद इकलौता उदाहरण होगा कि पूरे विश्व में एक ऐसा देश जो बना ही केवल और केवल धर्म यानी मजहब, धर्म छोड़िए, धर्म उनके लिए कुछ नहीं होता, उनका मजहब है, मजहब के आधार पर। अब ये अतुल कुलकर्णी जी हैं, इनका क्या है, कश्मीरियत हमें संभालनी होगी। जो कश्मीरी लोग हैं, ठीक, उन्हें हमें संभालना है। दुनिया, टूरिज़्म सिर्फ टूरिज़्म नहीं होता, सिर्फ पैसों की बात नहीं होती। टूरिज़्म का मतलब है कि लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। पिछले कुछ सालों में ये संख्या बढ़ी, लोग कश्मीर आ रहे हैं, अचानक से हम रुक गए तो ये जो एक संबंध बना है वो टूट जाएगा। ये संबंध रुकना नहीं चाहिए, यानी संबंध टूटना नहीं चाहिए। तो कश्मीरियत जिंदा रहनी चाहिए। हिंदू चाहे अभी 26 मरे हैं, आने वाले 2-4 साल में 26,000 मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कश्मीरियत बनी रहनी चाहिए। ये प्रोपेगेंडा, ये जो बॉलीवुड वाले प्रोपेगेंडा चलाते हैं ना, अब ये अखिलेश यादव जी, हालांकि मैंने इनका कल भी जिक्र किया था कि पहले 5 करोड़ मांगे, फिर 10 करोड़ मांगे, फिर सरकारी नौकरी मांग ली। ठीक। लेकिन खुद की पार्टी फंड से 1 रुपये की किसी को मदद नहीं की। खुद से सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से कि कानपुर में जो द्विवेदी, जिनका पहलगाम हमले में जिनको मारा गया, क्या उनके घर जाएंगे? मना कर दिया, नहीं, वहाँ जाने का नहीं है। ठीक। लेकिन संभल में जो मुसलमान मारे गए उनको 5-5 लाख रुपए देने के लिए इस आदमी के पास थे, लेकिन जो 26 हिंदू मारे गए उनके लिए देने को इसके पास 1 रुपया नहीं है। अब देखिए, ये एक और पोस्ट है, मोदी जी सऊदी अरब से दौरा बीच में छोड़कर आ गए, लेकिन कहाँ गए? जम्मू कश्मीर का दौरा किया नहीं, इन्होंने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, पीड़ितों से मुलाकात की नहीं, पीड़ित के परिवारों से मिले नहीं, बस बिहार में जाकर पहलगाम का नाम लेकर अंग्रेजी में वोट मांगे। ये एजेंडा है जो चलाया जाना है और जो चल रहा है कि मोदी ना तो पीड़ितों से मिलने गए, ना उन्होंने किसी को कोई
कॉन्फ्रेंस की। अरे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तभी पता चलेगा? मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में अपनी सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। और इन लोगों का मसला क्या है? इन लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है, इन लोगों की प्रॉब्लम है जाने कितने ही लोग होंगे जो ये पहलगाम हमला हुआ है, इस हमले के बाद उनका मन हो रहा होगा कि जश्न मनाएं, पार्टी करें, लेकिन मजबूरी यह है कि दोहरा चरित्र दिखा नहीं सकते हैं। दिख सबको रहा है, ठीक, धीरे धीरे दिखा रहे हैं, एकदम नहीं, क्योंकि मोदी को गिराने का जो भी मौका मिले वो हाथ से नहीं छूटना चाहिए। ठीक, जो मौका मिले मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को गिराने का, नीचा दिखाने का, वो हाथ से नहीं जाना चाहिए। उसके लिए वो कितने भी नीचे गिर जाएं, कितने भी नीचे गिर सकते हैं मोदी को नीचे गिराने के लिए। और यही हुआ, बीजेपी और मोदी को गाली देते देते ये लोग आमादा हो गए भारत का विरोध करने पर, राष्ट्र का विरोध करने पर। ठीक, अब समस्या क्या है? वक्फ बोर्ड को जिस तरीके से इन्हें पूरे देश में माहौल बनाना था, अचानक ये पहलगाम वाला हमला हो गया। हालांकि ये हमला, इसका मकसद दूसरा था, लेकिन ये हुआ ऐसे टाइम पे कि इनका पूरा जो प्लान था वो प्लान चौपट हो गया। किस रूप में? इस रूप में कि अगर वक्फ बोर्ड को लेकर जो ये देशव्यापी आंदोलन, हालांकि वो अभी बंद नहीं हुआ है, इस पहलगाम दिखावे की, संवेदना की और जो श्रद्धांजलि की आड़ में जो खेल चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, पहलगाम जो लोग मारे गए हैं टूरिस्ट, उनको लेकर, उनकी आड़ में जो वक्फ बोर्ड के विरोध बिल का विरोध करने का प्रोग्राम चल रहा है, वो ऐसे ही चलता रहेगा और धीरे धीरे इन सब के दोगले चेहरे आपके सामने आते रहेंगे। अब देखिए एक और, ये भारत का मुसलमान है, ठीक, When our numbers will increase, we will slaughter Hindus with the help of Bangladeshis and Pakistanis। ठीक, इसको पता है, मैं जो मूल बात कहना चाह रहा हूँ, इसको पता है कि इसे क्या करना है। लेकिन हमारे यहाँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से युवा, आज मैं एक रील देख रहा था, उसमें एक बिहार का बालक था, ऐसे ही 22-23 साल का रहा होगा, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ यूपी, बिहार और झारखंड, यहाँ के लोगों को परमिट कर दीजिए, लड़कों को, लोगों को नहीं, यहाँ के लड़कों को। ठीक, सब एक जैसी सोच वाले हैं ऐसा नहीं है, कुछ आज भी इस देश के अंदर राष्ट्रवादी सोच रखने वाले युवा हैं जो इस देश के लिए अपने प्राण निछावर करना चाहते हैं और कर सकते हैं। ठीक, अब सिक्योरिटी लैब्स की बात चल रही है। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, नो सिक्योरिटी लैब्स। राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, नो सिक्योरिटी लैब्स। लेकिन पहलगाम में टेरर अटैक होता है, सिक्योरिटी लैब्स है। ठीक, जो भी काम कांग्रेस के समय में हुआ वहाँ कोई सिक्योरिटी लैब्स नहीं था, और सरकार ने इस चीज़ को माना है कि सुरक्षा में चूक हुई, सरकार इस बात से इनकार नहीं कर रही है। लेकिन उसके बाद भी एजेंडा कैसे बनाना है? अगर सरकार की इस बात का समर्थन कर देंगे कि हाँ सरकार ने मान लिया, तो एजेंडा कैसे बनेगा? तो कुल मिलाकर सारी बात यही है कि एजेंडा नहीं खत्म होना चाहिए, एजेंडा ऐसा बना रहना चाहिए जहां पर देश और मौजूदा सरकार, उसको नीचे दिखाने का कोई भी मौका नहीं छूटना चाहिए, वो एजेंडा बरकरार रहना चाहिए। तो सारा खेल एजेंडा बनाने का है। ठीक, बांग्लादेश में इस्लामिक जो मौलाना है वो अल्टीमेटम दे चुके हैं, या तो इस्लाम कबूल करो, या बांग्लादेश छोड़ दो, या फिर दुनिया छोड़ दो। अब ये आपको डिसाइड करना है, मतलब ये उन लोगों को डिसाइड करना है जो लोग वहाँ रह रहे हैं या जो लोग यहाँ भी रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वहाँ वालों को डिसाइड करना रहे। इस्लाम में कोई भी चेतावनी, कोई भी मुसलमान जो चेतावनी देता है, किसी भी जगह देता है, तो उसकी उस चेतावनी का मतलब है कि वो पूरे विश्व के अंदर जितने गैर मुस्लिम हैं उन सबको संबोधित कर रहा है। आप ऐसे मान के चलिए कि वो चेतावनी ऐसे ही नहीं दे रहा, उसकी चेतावनी का मकसद है, उसकी चेतावनी का मतलब है कि वो ये चेतावनी जो दे रहा है वो उसका संबोधन हर उस गैर मुस्लिम के लिए है
अब समझने का फ़र्क है कि लोग समझते हैं ये हिंदू को दी, ये बांग्लादेश के हिंदू को दी, ये पाकिस्तान के हिंदू को दी, अफगानिस्तान के हिंदू को दी, तालिबान के हिंदू को दी। ये देखने का फ़र्क है। और आप सबसे बड़ी चीज़ है जो सेंटेंस है जो आतंकवादियों ने बोला, ठीक, क्या पूछा? आपका धर्म। और उसके बाद जो बोला कि जाकर बता देना किसको? मोदी को। ठीक, मैं इस बात को बार बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि ये चुनौती है इस देश के अंदर मौजूदा सरकार को। ठीक, उनका मकसद ये नहीं है कि वो आ गए, मार के चले गए, अब कब आएंगे, नहीं। उनका मकसद है पूरी दुनिया में एक संदेश देना, और वो संदेश ये है कि इस्लाम के आड़े जो आएगा उसका यही हाल होगा। चूंकि मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, मुसलमानों को अपना बनाने की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए योजनाएं लाते हैं, मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहते हैं, मुसलमानों को इस देश की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि मुसलमान, उसको दीन और मजहब के अलावा कुछ नहीं आता, इसलिए उसे मेन जो मुख्य धारा है उससे नहीं जुड़ना है, उसके दीन, उसके ईमान के आड़े नहीं आना चाहिए। जबकि हकीकत यह है कि मौजूदा सरकार ने मुसलमानों के लिए जो भी काम किए हैं, इतना आज तक इस देश के अंदर किसी सरकार ने नहीं किए हैं। ठीक, अब जो ये पाकिस्तान लोग भेजे जा रहे हैं, अभी आप देखिएगा थोड़े दिन बाद, हालांकि रुझान आना शुरू हो गए हैं। ठीक, अब ये क्या है, शौहर पाकिस्तान में, बीबी हिंदुस्तान में, बच्चे पालने का ठेका किसका? मोदी जी का। क्यों? राशन देंगे मोदी जी। एक औरत, उसका पति रहता है पाकिस्तान में, उसके 7-8 बच्चे, वो रहती है भारत में। भारत में उनका राशन कार्ड भी बना है, राशन कार्ड पे सबका नाम भी चढ़ा है। उसकी जब नेशनलिटी उसको मिलेगी तो डुअल नेशनलिटी। क्यों? वो पैदा जिसने किया वो पाकिस्तान में, तो बाप उसका पाकिस्तान में, एक तो नागरिकता वहां, दूसरी नागरिकता उसकी अम्मा यहां रह रही है। ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट समझिए जरा थोड़ा सा। या तो औरत वहां है या आदमी यहां है। ठीक, अगर औरत वहां है तो उसको यहां बुला लिया, बच्चे यहीं पैदा, फिर रिश्तेदार आते हैं वो खो जाते हैं यहाँ पे। अगर आदमी वहां का है तो उसको यहां बुला लिया, औरत आई वो भी आई, और आदमी आया पाकिस्तानी आदमी, उससे शादी की तो उसको भी यहीं बुला लिया, उसको भी यहाँ धंधा करा दिया। क्यों? दामाद है। बाद में दामाद खो जाता है, वापस पहुंच नहीं पाता है, और फिर दामाद यहाँ बनता है स्लीपर सेल। और दामाद स्लीपर सेल बने ना बने, मैं तो ये मान के चलता हूं कि जिस व्यक्ति ने, जिस भी मुसलमान ने अपनी लड़की की शादी पाकिस्तान में की या अपने लड़के की शादी पाकिस्तान में की, वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। ठीक, जिन लोगों को ये बात बुरी लगे लगे, जिस भी मुसलमान ने अपनी लड़की या लड़के की शादी पाकिस्तान में की है, वो इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि इस देश की अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, मीडिया पे रोक क्यों लगाई सरकार ने? जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूबर्स लाइव स्ट्रीमिंग कर देते थे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल लाइव स्ट्रीम करते थे, क्योंकि 26/11 जो घटना जितनी बड़ी हुई, उस उतनी बड़ी घटना में मौजूदा समय में जो मीडिया ने जिस तरीके से उसको कवरेज किया, उसको हाईलाइट किया, उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया, वो सूचनाओं का आदान प्रदान कितना भारी पड़ा, ये 26/11 जिनके साथ हुआ वो जानते हैं। ठीक, तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ से सूचनाओं का जो आदान प्रदान है, और यहाँ से जिस तरीके से लोकल का जो फीडबैक पाकिस्तान जाता है, आपको क्या लगता है कि ये लोग लोकल की बातें नहीं करते? जो लोग यहाँ ब्याहे हुए हैं, जिनकी शादियाँ हुई हैं, क्या वो लोग इन बातों को जिक्र नहीं करते? और दीन और मजहब के आगे, मुस्लिम ब्रदरहुड के आगे सारी चीज़ें छोटी हैं, सारी चीज़ें छोटी हैं। आपको लगता है कि ये लोग देश के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं? नहीं। अगर ऐसा सोच रहे होते तो आज इस देश के अंदर ये स्थिति ना होती कि हम, जो इस देश के बहुसंख्यक समाज है, सनातनी लोग, हिंदू, उनको आंखें दिखाई जाती। और जीता जागता उदाहरण, फिर वही बातें आती हैं कि बार बार चर्चा उन्हीं बातों की होती है। तो मुर्शिदाबाद आपके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष, कहीं दूर मत जाइए। और अभी लोग मर रहे हैं मुर्शिदाबाद में, अभी भी। चूंकि पहलगाम हो गया तो सबकी जो एक कह लीजिए नज़रें या सबका ध्यान भटक गया पहलगाम होने से। आज पहलगाम
जो घटना हुई उसका भी लगभग 8वां दिन है, ठीक 7वां दिन है जो पहलगाम घटना घटी। लेकिन उसके बाद भी आपको क्या लगता है मुर्शिदाबाद में कुछ नहीं हो रहा, बंगाल में कुछ नहीं हो रहा? बंगाल पूरा शांत हो गया। अभी तक जो बंगाल जला जा रहा था वो शांत नहीं, शांत हुआ है। ये हमारे आपके मन की शांति है कि बंगाल शांत हो गया, नहीं, बंगाल वैसे ही सुलग रहा था जैसे सुलग रहा है। मणिपुर क्यों सुलग रहा है? मणिपुर, ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का पूरा बेल्ट है, ये सुलग क्यों रहा है? क्योंकि इसको शांत होने नहीं दिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि भारत के अलावा दुनिया में कोई दूसरा ऐसा देश होगा जहां इतना डाइवर्सिफिकेशन हो लोगों के बीच, और लोगों के रहने वाले, भारत में रहने वाले भिन्न भिन्न मतों के, भिन्न भिन्न मजहबों के लोग रहते हैं, और उसके बाद भी इस देश के अंदर एक तरीके से लगातार गृह युद्ध को जो भड़काने की या गृह युद्ध में इस देश को धकेलने की कोशिश हो रही है, वो लगातार जारी है। और निशिकांत दुबे ने जो बात बोली थी, मैं उनकी उस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं। मैं इस बात को कहता हूं कि जो इस देश के अंदर धर्म युद्ध वाली स्थिति है, या कह लीजिए इस देश को धर्म युद्ध के नाम पर गृह युद्ध में जिस तरीके से धकेला जा रहा है, वो काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत अच्छे से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इस देश के अंदर बहुसंख्यक समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने पर तुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से फैसले दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से याचिकाओं पर, जनहित याचिकाओं के नाम पर इस देश के अंदर बहुसंख्यक समाज की विरोधी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, वो अपने आप में देखने वाली चीज़ है। आप एक चीज़ बताइए, सभी लोग, जो भी लोग इस वीडियो को सुने, जिन लोगों तक मेरी बात पहुंचे, जो लोग भी मेरी बात का समर्थन करते हों, ठीक, आप एक चीज़ बताइए, जब सरकार चुनी जाती है तो सरकार चुनने का आधार क्या होता है? ठीक, ये देखिए, एक तो मैंने आपसे बार बार वही बात आती है कि कहना पड़ता है हम आतंकी नहीं है, प्रोपेगेंडा चालू है। लोग इस बात को सिद्ध करने में लग चुके हैं, मतलब पूरा सिस्टम काम में लग चुका है कि कश्मीरी आतंकवादी नहीं है, इस देश का मुसलमान आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी जो थे वो भाग गए, जो लोग रह गए हैं वो सब शरीफ हैं, वो सब सौहार्दपूर्ण लोग, मतलब शांति प्रिय लोग हैं जो रह गए हैं। आतंकवादी तो भाग गए, बाकी इस देश के अंदर जितने मुसलमान हैं, जगह जगह, जैसे बरेली में ही एक पकड़ा गया चूतिया जाहिल, ठीक, उसने क्या बोला कि मुसलमान, वो माफ़ कीजिएगा, हिंदू मर्दों को घर में घुस घुस के मारेंगे, ठीक है। एक ये आ गए साहब, वक्फ बिल को लाकर बीजेपी दंगे करवाना चाहती है। तो जो मुसलमानों को बैक कवर देना है, ठीक, पीछे से पूरी बैकिंग देना है, वो होता है ना आर्मी में। हाँ, कल एक मैं आर्मी की भी बात कर रहा था, लोग समझते नहीं है, शायद जानते या समझना नहीं चाहते। फौजी होना कितना एक मुश्किल काम है, और एक जो व्यक्ति फौजी होता है उसके परिवार पर, या उसका परिवार जब तक फौजी बॉर्डर पे होता है, उसके परिवार की मना स्थिति क्या होती है, ये उसके परिवार वाले ही जानते, ना आप जान सकते ना मैं जान सकता। जो परिवार इस देश की सुरक्षा में, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को लगा रखा है, जो लोग आर्म फोर्सेस में है, उनके परिवारों की जरा एक बार स्थिति का आकलन कीजिए अपने मन से। एक बार उस स्थिति में अपने आप को रखकर देखिए, जब बॉर्डर पर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन परिवारों की स्थिति क्या होती है, उन पर क्या बीतती है। पता नहीं किस समय किसका फ़ोन बज जाए, क्या एक अशुभ सूचना आ जाए, ठीक। मुंह चलाने को लोग तो सवाल उठा देते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी, ठीक है। जिस तरीके से सरकार ने अभी यूट्यूब चैनल्स पर रोक लगाई है, अब यही होने वाला है पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान भी कई सारे भारत के जो यूट्यूब चैनल हैं उन पे रोक लगा देगा, ठीक। और नेहा सिंह राठौर एक यूट्यूबर है, ये वो लोग हैं जो भारत को गाली देकर, ठीक, भारत में ही रहते हैं, यहीं का खाते हैं, यहीं का सोते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं से कमाते हैं, लेकिन जो एजेंडा अभी जो 70s से 80s से और 90s में जो अपने चरम पर था बॉलीवुड, उसमें जो
पाकिस्तान या आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट का जो एजेंडा या जो पूरा प्रोपेगेंडा एक चला था, जो उस समय के बेहतरीन कलाकार थे उनको साइड लाइन करके खान जो गैंग है उसको ऊपर लाने का, ठीक, वही एजेंडा, वही प्रोपेगेंडा अब चल रहा है सोशल मीडिया में। इस देश के अंदर पैसा फेंक और तमाशा देख, बिकाऊ बहुत लोग हैं, कीमत सही लगाइए, आपको एक नहीं 1 लाख लोग मिल जाएंगे जो बिकाऊ हैं, जो अपने ही घर में अपने ही घर के खिलाफ षड्यंत्र करने में पीछे नहीं हटेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि कश्मीर, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, ये इतने भारी भरकम शब्दों का जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना, हकीकत में उनका दूर दूर तक इस बात से कोई वास्ता नहीं है। लोग, आप कल्पना नहीं करेंगे, और आप, हालांकि सभी लोग सुनते हैं, कुछ लोग हमें भी सुनेंगे तो हमसे भी यही कहेंगे कि ना तो भ्रष्टाचार की बात करते हो, ना बेरोजगारी की बात करते हो, ना महंगाई की बात करते हो, ना देश में हो रहे जो स्वास्थ्य घोटाले हैं, या देश में जिस तरीके की शिक्षा घोटाला है, देश में जो भ्रष्टाचार है उसकी बात कोई नहीं कर रहा। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? क्या विपक्ष कोई स्वास्थ्य घोटाला या कोई शिक्षा घोटाला या कोई ऐसा बड़ा घोटाला जिसमें सरकार की संलिप्तता हो? ठीक, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब मुद्दों को लेकर भी बात होती है, ऐसा नहीं इन सब मुद्दों को लेकर बात नहीं होती है। लेकिन इस बात को इसलिए जोड़ देना कि पहलगाम हमला जो हुआ है वो इसीलिए कराया गया है कि देश के अंदर जो लोग हैं उनका ध्यान भटकाया जा सके। और आज तक जितने हमले हुए, उन पुलवामा हुआ तब भी ये कहा गया ये हमला बीजेपी द्वारा इसलिए कराया गया क्योंकि उसका चुनाव में लाभ मिले। पहलगाम हमला हुआ तब भी यही आरोप लगा कि ये हमला इसलिए हुआ ताकि सरकार को बिहार चुनाव में लाभ मिले। आपको क्या लगता है कि इस देश के अंदर जो मतदाता है, ये जो विपक्ष आरोप लगाता है, दरअसल ये आरोप सरकार पर तो लगाता ही लगाता है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये आरोप इस देश के अंदर उस वोटर पर, उस मतदाता पर भी लगाता है जिस मतदाता ने मत देकर इस सरकार को चुना है। ठीक, इस देश के अंदर जो भी सरकार बनती है उस सरकार को एक प्रक्रिया है, मतदान प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया, उसके द्वारा चुना जाता है। ठीक, वही बात मैं यहाँ पे रह गई थी बीच में अधूरी, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। तो सरकार चुनने का वही मैं आपको बता रहा था कि सरकार कैसे चुनी जाती है, मेजॉरिटी के स्तर पर ना, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, जिसके पास ज़्यादा सीटें होंगी वही सरकार बनाएगा। ठीक, उसी को सरकार बनाने का प्रस्ताव मिलता है। तो ये एक साधारण व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट भी तो आता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस देश के बहुसंख्यक समाज को आखिर इग्नोर कैसे कर सकता है? इस देश के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की ज़रूरत कहाँ थी? क्यों उसको ख़त्म नहीं किया जा रहा है? क्यों इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड की ज़रूरत है? क्यों वक्फ बोर्ड को ख़त्म नहीं किया जा रहा है? इस देश के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज़रूरत कहाँ है? क्यों उसको नहीं ख़त्म किया जा रहा है? इस देश के अंदर अल्पसंख्यक मंत्रालय की या अल्पसंख्यक जो आरक्षण है उसकी ज़रूरत कहाँ है? उसको क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा है? इस देश के अंदर एक मुसलमान समुदाय हर प्रकार की आरक्षण का भी लाभ ले रहा है, माइनॉरिटी का भी लाभ ले रहा है। ठीक है, उसको शरिया भी चाहिए, उसको ट्रिपल तलाक भी चाहिए, उसको वक्फ भी चाहिए, उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी चाहिए, उसको सब चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर जो मौजूदा बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, उसको कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सड़क पे उतरेगा नहीं, और सड़क पे उतरेगा नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी जानता है हिंदू सड़क पे उतरेगा नहीं, मुसलमान सड़क पे उतरेगा, सड़क पे उतरेगा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए सारे फैसले मुसलमान के हक में दे दो। ठीक, तो जब मुसलमान के ही हक में सारे फैसले देने, तो ना तो संविधान की ज़रूरत होनी चाहिए, ना सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत होनी चाहिए। जब शरिया लागू करना है
तो सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देता इस चीज़ को कि इस देश के अंदर जो बहुसंख्यक समाज है उसको, जो दूसरी सबसे बड़ी इस देश की आबादी है, उसके कार्यों में दखल देने की ज़रूरत नहीं है, वो शरिया के हिसाब से चलेंगे और आप संविधान के हिसाब से, बात ख़त्म हो गई। तो इतना ही बकाया रह भी गया है कि सुप्रीम कोर्ट खुल के नहीं कह पा रहा है कि इस देश के अंदर शरिया लॉ लागू हो जाना चाहिए। बस बातों बातों में ये दिखाता है कि इस देश के अंदर जो माइनॉरिटी है उन पर अत्याचार हो रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज तक माइनॉरिटी की परिभाषा बताई है किसी को कि माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है?